हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रियल एस्टेट टर्मिनोलॉजीज के बारे में कि रियल एस्टेट में किस तरह की टर्म्स को यूज़ किया जाता है। आई एम अंकित फ्रॉम रियल एस्टेट रिलायबल एंड आई एम थर्ड जनरेशन रियल एस्टेट इन्वेस्टर एंड एजुकेटर। फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है FAR एंड FSI, फ्लोर एरिया रेशियो एंड फ्लोर स्पेस इंडेक्स। दोनों में डिफरेंस ये है कि फ्लोर एरिया रेशियो जो होता है वो हमेशा गवर्नमेंट टू बिल्डर होता है और FSI जो होता है वो बिल्डर टू बिल्डर होता है। इसका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट हमें कितनी परमिशन दे रही है लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने की। लेट्स से हमारा कोई प्लॉट है 200 स्क्वायर यार्ड का, उसमें लेट्स से हमारी 90% की ही कवरेज है, तो वो हम उसमें 180 स्क्वायर यार्ड पे ही हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इसको कहेंगे फ्लोर एरिया रेशियो। आगे FAR परमिट करवा के गवर्नमेंट से अगर हम आगे सेल आउट कर देते हैं किसी दूसरे बिल्डर को तो उसको कहेंगे FSI। अब आपने कुछ टर्म्स ऐसी सुनी होंगी, स्क्वायर फीट, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर यार्ड, किला, बीघा, मरला। तो ये टर्म्स जो होती हैं ये स्पेस को डिफाइन करने के लिए होती हैं। कुछ इनमें टर्म्स जो होती हैं वो लोकल एरिया के हिसाब से यूज़ करी जाती हैं, जैसे किला, मरला, ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में यूज़ होता है, और जो बीघा है वो UP, बिहार, इन साइड में यूज़ होता है। अब इनका स्क्वायर यार्ड में इनका मेजरमेंट का डिफरेंस रहता है। जैसे बीघा जो होता है वो जनरली 700 स्क्वायर यार्ड का भी होता है और 1000 स्क्वायर यार्ड का भी होता है, और कुछ 900 स्क्वायर यार्ड का भी होता है। सेम जो किला होता है वो जनरली एकड़ को कहते हैं, वो 4800 स्क्वायर यार्ड का होता है, और 1 स्क्वायर यार्ड में जो है 9 स्क्वायर फीट्स होते हैं। तो इससे आप अपनी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, और इसका आपको टेबल जो है कन्वर्ट करने का गूगल पर भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी सर्च कर सकते हैं। थर्ड जो हम टर्म यूज़ करते हैं जनरली वो होती है रजिस्ट्री मोटेशन CLU। अब इसकी फुल फॉर्म होती है, CLU की फुल फॉर्म होती है चेंज ऑफ लैंड यूज़, यानी कि आपने कोई लैंड ली, एग्रीकल्चरल लैंड। अब उस लैंड का आपने क्या किया, आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई फार्म हाउस बनाकर या कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाकर, तो उसका आपको गवर्नमेंट से जाकर चेंज ऑफ लैंड यूज़ लेना पड़ेगा, तभी आप वो चेंज करा सकते हैं। सेम आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको रजिस्टर करवाया, तो तहसील में या उस कंसर्न्ड अथॉरिटी में जहाँ भी आपकी लैंड आती है, तो उसको कहेंगे रजिस्ट्री, कि वो अब आपकी एंटाइटलमेंट हो चुकी है, उसका टाइटल अब आप बन चुके हैं। सेम होता है जब हम कोई बड़ी लैंड लेते हैं तो उसमें क्या रहता है कि पीछे जो ज़मींदार होता है उसका हमें नेम चेंज कराना पड़ता है कि अब उसका मालिकाना नहीं है, अब मालिकाना हमारा है। उसको कहते हैं मोटेशन। वो मोटेशन करानी बहुत ज़रूरी रहती है। उसका रीज़न क्या है कि इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट वहाँ पे लैंड एक्वायर करती है और आपकी लैंड एक्विजिशन के अंदर आती है, तो आपको मुआवजा, अगर आपने मोटेशन नहीं करा रखी होगी तो आपको उसका मुआवजा नहीं मिलेगा। उसका जो भी कंपनसेशन है वो आपको नहीं मिलेगा, जो उसका मुआवजा उस आदमी को मिलेगा जिसके नाम वो ज़मीन थी पहले, जिसके नाम वो मोटेशन थी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी मोटेशन कराएं ताकि उसका टाइटल पूरी तरह से क्लियर रहे। फोर्थ पॉइंट जो हम यूज़ करते हैं जनरली वो होता है टोकन बयाना डाउन पेमेंट। इससे मतलब है जैसे हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, अब उस पर हमने क्या किया कि उस प्रॉपर्टी को ओन करने के लिए हमने ओनर को पहले कुछ पैसे दिए, तो वही हमारा टोकन बयाना या डाउन पेमेंट कहलाता है। जनरली मार्केट के अंदर वो 10% होता है, पर कोई 20% भी ले सकता है प्रॉपर्टी की वैल्यू का। फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है डेंसिटी और लोडिंग। अब डेंसिटी लोडिंग से हमारा मतलब ये है कि जनरली क्या होता है, जैसे एक प्रोजेक्ट A है, उसमें 10 एकड़ की लैंड है और 100 फ्लैट्स हैं। वहीं पे प्रोजेक्ट B है, वहाँ पे 300 फ्लैट्स हैं और लैंड एरिया भी सेम है। तो डेंसिटी अगर हम बोलेंगे तो जो प्रोजेक्ट B है उसमें ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जाहिर सी बात है हमारी जो फ्लैट्स हैं वो ज़्यादा बने हुए हैं। तो डेंसिटी और लोडिंग से ये मतलब है कि हमारी लैंड के ऊपर कंस्ट्रक्शन कितनी हो रखी है। अगर हाई राइज बिल्डिंग है तो उसमें जाहिर सी बात है डेंसिटी और लोडिंग ज़्यादा रहेगी, और अगर हाई राइज बिल्डिंग नहीं है तो उसमें कम रहेगी। वहीं पे अगर FAR ज़्यादा है तो उसमें डेंसिटी और लोडिंग ज़्यादा रहेगी, और अगर FAR कम है तो उसमें डेंसिटी और लोडिंग दोनों ही कम रहेंगी।
6 पॉइंट जो है हमारा वो है सुपर एरिया एंड कारपेट एरिया। एरिया से हमारा मतलब है प्रॉपर्टी साइज प्लस कॉमन एरिया। वहीं पे कारपेट एरिया जो होता है वो एग्जैक्ट साइज़ जो आप प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं उसे कारपेट एरिया कहते हैं। 7 पॉइंट जो है हमारा वो है PLC। PLC का मतलब है प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। जनरली जो बिल्डर होते हैं वो जैसे कुछ प्रेफरेंशियल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके प्रोजेक्ट के अंदर, लेट्स से कोई फ्लैट है जो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो जनरली लोग जो है फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट जो है वो प्रेफर करते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी के अंदर जो ज़्यादातर लोकप्रिय हो लोगों के बीच में, उसके साथ एक अपना PLC ऐड कर देते हैं। 8 पॉइंट जो है हमारा वो है PP यानी कि पेमेंट प्लान। अब ये टाइम बाउंड भी हो सकता है और कंस्ट्रक्शन बाउंड भी हो सकता है। जैसे कुछ बिल्डर क्या करते हैं कि आप जब हमारी कंस्ट्रक्शन लेट से फाउंडेशन जब हमारी डल जाएगी तब आपने 10% देना है, जब हमारी स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा तब आपने 30% देना है, जब हमारी पूरी फिनिशिंग हो जाएगी तो आपने पूरे अमाउंट देना है। तो इस तरह से कुछ प्लान्स जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होते हैं। बट जो कुछ प्लान्स होते हैं जो टाइम लिंक्ड होते हैं, उस केस में क्या रहता है कि जैसे आपने हर 6 महीने बाद आपने कुछ इंस्टॉलमेंट देनी है, तो दोनों तरीके से पेमेंट प्लान हो सकते हैं। पॉइंट जो है हमारा वो है पोजेशन। पोजेशन का मतलब है कि जब आपको प्रॉपर्टी हैंड ओवर होती है तो उसको कहते हैं पोजेशन। इस केस में कुछ डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं जो बिल्डर आपके साथ करता है, जैसे आपको पोजेशन स्लिप देता है या पोजेशन लेटर देता है, तो इसको कहेंगे पोजेशन आपको मिल चुका है, यानी कि आपको जो की है वो हैंड ओवर कर दी है। अब 10th पॉइंट जो है हमारा वो है IFMS। इसकी फुल फॉर्म है इंटरेस्ट फ्री मेंटेनेंस सिक्योरिटी। जनरली बिल्डर क्या करता है, ये चार्ज जो है ये एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी ही ले लेता है, चार्ज कर लेता है सारे फ्लैट ओनर से। इससे ये होता है कि अगर 300 फ्लैट हैं आपकी सोसाइटी के अंदर, उसमें से 100 फ्लैट जो हैं वो लेट्स से कि इन्वेस्टर्स के हैं। अब इन्वेस्टर तो वहाँ आगे रहेगा नहीं, तो उनसे चार्जेस जो हैं, डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो कौन कलेक्ट करेगा। ऐसे में आपकी डेवलपमेंट जो है सोसाइटी की वो डिले हो जाएगी या फिर वो सफ़र करेगी। तो इसीलिए उस चार्जेस को आपसे पहले ही ले लिया जाता है और वो सिक्योरिटी के रूप में एक RWA के हाथ में रहता है वो फंड, और वो एज एन एमरजेंसी कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, और जब कोई बड़ी आपने डेवलपमेंट करानी हो, कुछ रीडेवलप करवाना हो, जब किसी चीज़ को मेंटेन कराना हो, तो इस फंड को वहाँ यूज़ किया जाता है। 11th पॉइंट जो है हमारा वो है FFC यानी कि फायर फाइटिंग चार्जेस। ऐसे में जनरली आपने जैसे देखा होगा कि हाई राइज बिल्डिंग होती है, हाई राइज बिल्डिंग बिना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के आप नहीं बना सकते। तो उसको एस्टेब्लिश करने के लिए वो फायर फाइटिंग जो इक्विपमेंट्स हैं उसके लिए एक चार्ज लिया जाता है, उसको FFC कहते हैं। 12th पॉइंट जो है हमारा वो है EEC, उसको कहेंगे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चार्जेस। जैसे आपका कुछ कॉमन एरिया होता है जिसमें आपकी स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं, तो ऐसे जो चार्जेस होते हैं उसके अंदर ये इंक्लूड रहता है, जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के आपके खर्चे कवर होते हैं। 12th पॉइंट जो है हमारा वो कहेंगे हम उसको EDC यानी कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। जैसे आपकी सोसाइटी के बाहर के जो चार्जेस हैं, जनरली ये जो चार्जेस होते हैं ये गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, अथॉरिटी कंसर्न जो उस एरिया की है, लेट्स से कि DDA की लैंड है तो DDA आपसे कलेक्ट करेगी। तो ये बाहर की रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये चार्जेस कलेक्ट करे जाते हैं। अब यही चार्जेस जो हैं आपसे आपको बताकर अलग से भी चार्ज किए जाते हैं और कई बार आपकी कॉस्ट में भी इंक्लूडेड होते हैं। लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो है IDC यानी कि इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस। आपके अंदर की जो भी रोडें हैं सोसाइटी की, या कोई पूल का कुछ आपने डेवलपमेंट कराना है, या कम्युनिटी हॉल का अंदर का कुछ, क्लब हाउस का अंदर का कुछ डेवलपमेंट कराना है, तो ये चार्जेस उसमें इंक्लूडेड होते हैं, तो इसको कहेंगे IDC। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो, और अगर
आपको रियल एस्टेट से रिलेटेड एजुकेशन चाहिए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।